नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ना सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते हैं बल्कि सभी घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी काफ़ी डिटेल में और बहुत कम टाइम में। तो अगर आप भी इसी तरीके क्लास जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सैप ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किसे अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। सैप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, SAP, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और अभी रिसेंटली इसने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए कुलमीत बावा को अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ये भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। 20 जुलाई से जो है इनका जो कार्यकाल है वो शुरू हो चुका है। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। ये जो नियुक्त हुए हैं, इनकी जो नियुक्ति हुई है वो देवदीप सेन गुप्ता के स्थान पर हुई है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, नई नियुक्ति है ये। तो आपको याद रखना होगा कि गुलमीत बाबा जो कि सैप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जुलाई 2020 में यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 750 अरब यूरो। अभी रिसेंटली यूरोपीय यूनियन ने कोरोना संकट से निपटने के लिए 750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पैकेज से अरबों यूरो की जो रकम है वो उन देशों के ऊपर दी जाएगी, उन यूरोपीय देशों को दी जाएगी जिनकी अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की वजह से पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। ओके, यूरोपीय यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं उनको इस फंड से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। 750 अरब यूरो का ये फंड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जुलाई 2020 में किस देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने रावण के हवाई मार्गों पर शोध करने का फैसला किया है। आप सभी लोग जानते हैं रामायण में जो है रावण की चर्चा है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाली जो बात होती है वो होता है जो रावण का जो पुष्पक यान होता है, ठीक है। हवाई जहाज़ कहते हैं रावण के पास था, तो वो हवाई यात्रा करता था रावण, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है श्रीलंका ने कहा है कि वो रावण का जो हवाई मार्ग है उसके ऊपर शोध करने जा रहा है। तो श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। इससे पहले नेपाल ने कहा था कि जो राम है वो नेपाली हैं, ठीक है, वो नेपाल के रहने वाले थे। और अब श्रीलंका तो पहले से ऑलरेडी, श्रीलंका तो सभी लोग जानते हैं कि वो वहाँ पर रावण रहता था, लेकिन श्रीलंका में रावण को एक बुरा व्यक्ति नहीं माना जाता है बल्कि एक बहादुर और विद्वान राजा के तौर पे देखा जाता है। और कई धर्म ग्रंथों में, श्रीलंका के कई धर्म ग्रंथों में रावण को महान ब्राह्मण के तौर पर भी लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। रावण के जो हवाई मार्ग हैं उन पर शोध करने का फैसला किया है कि किस तरीके से वो हवाई यात्रा करता होगा, कैसे जो है कहाँ उसका जो पुष्पक यान है वो खड़ा रहता होगा। इस तरीके के मतलब कई चीज़ों के ऊपर शोध करने का फैसला किया है श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने। इसके आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जब भी अपडेट आती है कुछ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि जुलाई 2020 में किस देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार जुआन मार्से का निधन हो गया। जुआन मार्से ये कौन से देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि स्पेन के। ये स्पेनिश भाषा के बहुत फेमस उपन्यासकार थे और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया जुआन मार्से का 87 वर्ष की आयु में। वर्ष 2008 में इनको स्पेनिश भाषा का विश्व का शीर्ष साहित्यिक पुरस्कार सर्वत्रेंस पुरस्कार दिया गया था। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। उनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था वो 1965 में प्रकाशित हुआ था, अल्टीमास ट्रेट्स ऑन टेरेसा।
और ये स्पेनिश भाषा में लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे इसको तो ये हो जाएगा लास्ट आफ्टरनून विथ टेरेसा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। जुआन मार्से ये बहुत फेमस उपन्यासकार थे स्पेनिश भाषा के। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जुलाई 2020 में रमेश बाबू को किस बैंक ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। सो अभी रिसेंटली रमेश बाबू को करुण वेस्ट बैंक ने अपना एमडी और सीईओ बनाया है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इसके अलावा उनको बैंक का अतिरिक्त निदेशक भी बनाया गया है। उनकी जो नियुक्ति है वो अगले 3 साल की अवधि तक के लिए की गई है। एमडी और सीईओ के रूप में इन्होंने पीआर शेषाद्री का स्थान लिया है, जिन्होंने 31 मार्च 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो करुण वेस्ट बैंक के जो नए एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है रमेश बाबू। अगर हम करुण वेस्ट बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है तमिलनाडु में। ठीक है, करुण तमिलनाडु में जो है इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जुलाई 2020 में किस देश ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने। अभी रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत ये कोविड-19 से निपटने के लिए सैनिटाइज़र और फेस मास्क वितरित करेगा। इस अभियान की शुरुआत अभी रिसेंटली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई। इस अभियान के तहत देश के 662 जिलों में कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा सामग्री का वितरण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जुलाई 2020 में स्पेस एक्स किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि दक्षिण कोरिया। अभी रिसेंटली स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया सैन्य उपग्रह रखने वाला विश्व का 10वां देश बन गया है, यानी कि ऐसा 10वां देश है जिसके पास अपना सैन्य उपग्रह है। तो यहाँ पर उपग्रह का नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि एनासिस 2 जो है वो कौन से देश का उपग्रह है तो दक्षिण कोरिया का है। ये आपको यहाँ से ज़रूर याद होना चाहिए। दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी सियोल है, मुद्रा यहाँ की दक्षिण कोरियाई वॉन है और राष्ट्रपति हैं मून जे इन। अगर मैं आपको यहाँ पर से मैप में दिखाऊँ तो यहाँ पर से आप देखेंगे ये अपना इंडिया है और यहाँ पर पड़ता है दक्षिण कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के बगल में साउथ कोरिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी से ने दुनिया भर के कितने लोगों को बेघर कर दिया है। अभी रिसेंटली रिफ्यूजी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें ये बताया गया है कि दुनिया के 16 करोड़ लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं कोरोना वायरस के कारण, जो लॉकडाउन लगा था उसके कारण। रिपोर्ट के अनुसार जो लोग भुखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने देश छोड़कर अन्य देश में बस चुके थे, प्रवासी के तौर पे उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल का ये वक्त है। जैसे कि अगर हम अपने देश की बात करते हैं इंडिया की, तो हमारे देश में इंडिया में बांग्लादेश से काफ़ी रिफ्यूज़ीज़ आए हैं भारत। ठीक है, जो कि रहते हैं, उनके पास किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ अवैध तरीके से आए हैं। तो कोरोना वायरस के मद्देनज़र जो ये काम धंधा था उनका, चाहे वो कचरा बीनते थे, छोटे मोटे काम करते थे, किसी तरीके से अपना जो है जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो है अचानक से रुक गया। सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं वो अपने नागरिकों के लिए आती हैं, जो कि मतलब स्थायी नागरिक हों। ठीक है, जिनके पास राशन कार्ड हो, जिनके पास डॉक्यूमेंट हो, तो उन्हीं को जो है ये सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो लोग अवैध तरीके से आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो बांग्लादेश वगैरह से आए हैं भारत में, वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से आए हैं। उनके और चाहे हम नेपाल की भी बात करते हैं, नेपाल से कई लोग जो है भारत में रह के रोज़गार करते हैं। ठीक है, मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके पास भारत में कोई स्थायी डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो उनके सामने भी ये संकट खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर पूरे विश्व भर की बात इन्होंने की है कि विश्व भर में 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बेघर हो चुके हैं, उनके पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है। ठीक है, कमाई नहीं है तो किराया नहीं देंगे, किराया नहीं देंगे तो बेघर हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि जुलाई 2020 में किस राज्य में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया है? मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया है। तो ये हमको ये बताना है कि ये कौन से मतलब राज्य की योजना है ये मधु बाबू पेंशन योजना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि उड़ीसा में। अभी रिसेंटली उड़ीसा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने का फैसला किया है। ये जो योजना है ये 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, महिला, पुरुष, विधवा और विकलांगों के लिए है। पहले इसमें ट्रांसजेंडर को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब उनको भी शामिल कर दिया गया है। इस योजना में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 500 रुपये प्रति माह और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को 700 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस योजना में किन्नरों को उम्र के आधार पर 500 रुपये, 700 रुपये और 900 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे पेंशन के तौर पे। उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जुलाई 2020 में किस अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भारत में लागू किया गया है? सो इसका जो सही आंसर है, माफ़ करिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको सही करना पड़ेगा हमको। ये मैंने क्वेश्चन बनाया था कि किस अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भारत में लागू किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे हमको। यहाँ पर ये 2019 हो गया सब जगह, तो इसको कर लीजिए उपभोक्ता अधिनियम। ये मैं PDF में सही कर दूंगा। उपभोक्ता अधिनियम 1987, उपभोक्ता अधिनियम 1985 कर लीजिए, उपभोक्ता अधिनियम 1986 कर लीजिए और उपभोक्ता अधिनियम 1987 कर लीजिए। ठीक है, इसका ये हो जाएगा, इसका ये और इसका ये। तो बताइए कौन सा इसमें से सही होगा? ठीक है, ये मैं PDF में सही कर दूंगा। ये सेम जो है कॉपी हुआ है, तो ये सेम टू सेम हो गया है यहाँ पर। ठीक है, सभी ऑप्शन एक जैसे हो गए। तो अभी रिसेंटली उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भारत में लागू किया गया है और इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को, ठीक है, यहाँ पर C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर 86 कर दिया था। मैं इसको सही कर दूंगा PDF में, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बस समझना है 2019 जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पे आया है। ठीक है, यहाँ पर सही लिखा गया है। ये जो अधिनियम है ये 20 जुलाई 2020 से प्रभावी होगा। आपको बता दूं कि यह अधिनियम में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी अगर गुमराह करने वाले विज्ञापन देती है तो उसको जेल की सज़ा हो सकती है, उसको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। 24 दिसंबर 1986 को देश में पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बना था। ठीक है, तो ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बना था ये 24 दिसंबर को बना था। तो इसमें संशोधन किया गया है, एक नया कानून लाया गया है कई सुधारों के साथ, और इसमें सबसे बड़ा सुधार तो यही है कि अब जो कंपनियां हैं वो गुमराह करने वाले जो विज्ञापन हैं वो नहीं दिखा पाएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए भारत नामक ड्रोन सौंपा है? भारत नामक जो ड्रोन है वो DRDO ने सौंपा है भारतीय सेना को, यानी कि ऑप्शन B वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस स्वदेशी ड्रोन का उपयोग लद्दाख में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों पर निगरानी के लिए की जाएगी, खास करके उन इलाकों के लिए जो कि बिल्कुल बॉर्डर से लगे हुए हैं। तो ये जो ड्रोन है इसका नाम है भारत। तो अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन के आता है कि अभी रिसेंटली DRDO ने भारतीय सेना को किस नाम से निगरानी करने के लिए एक ड्रोन दिया है, तो उस ड्रोन का नाम हमको बताना होगा। तो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है भारत। भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं, वर्तमान में सेना प्रमुख हैं हमारे, वो है मनोज मुकुंद नरवणे जी। DRDO की अगर बात करते हैं तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि जुलाई 2020 में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय वायुसेना के कमांडरों का जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है अभी हाल ही में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन E वाला, यानी कि नई दिल्ली में। अभी रिसेंटली नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का विषय रखा गया है IAF इन द नेक्स्ट डिकेड। तो यहाँ पर से हमारे लिए जो थीम है, इसके जो विषय है, जिस विषय के ऊपर ये कमांडरों की बैठक हो रही है वायुसेना के कमांडरों की, उसका जो है थीम भी याद रख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर थीम पूछी जा सकती है एग्जाम में। 3 दिवसीय ये सम्मेलन है और इसकी अध्यक्षता वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया जी कर रहे हैं।
दोस्तों आप बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैंने आपसे पूछा था कि जुलाई 2020 में एशियाई विकास बैंक ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी वाला अशोक लवासा जी। और आप में से लगभग मुझे लगता है सभी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। तो अशोक लवासा जी एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष बन चुके हैं। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइए। आपके लिए प्रश्न है कि जुलाई 2020 में लोकसभा सचिवालय ने किसके नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है। कर्मचारी कल्याण योजना का जो शुभारंभ है लोकसभा सचिवालय में वो किसके नाम पर किया जाएगा, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।